दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपना मौर्य साम्राज्य का ये दूसरा वीडियो हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में सब कुछ बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। अब चलते अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। ये अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है। मैंने आपको पहला टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य तक सब कुछ आपको बता दिया, यानी कि 3 पॉइंट तक मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बता दिया था। आज अपना चौथा और 5वां पॉइंट हो जाएगा, यानी कि बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में सब कुछ अपन जान लेंगे। साथियों, मैं आपको कुल 20 पॉइंट कराऊंगा और इससे अगर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। साथियों, यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि कोई बच्चा हमारी पीडीएफ डाउनलोड करेगा तो उसके साथ में ये एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, जो मैंने आपको 5 भागों में डिवाइड किए हैं। यदि कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहा है तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दी है, आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने बिंदुसार की ओर। अब पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं। जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन यही आता है कि बिंदुसार कब राजा बना था, तो 298 से लगा के 272 ईसा पूर्व में बना था। साथियों, जब इनके पिताजी चंद्रगुप्त कर्नाटक में चले गए थे, वहां पे अपना संथला पद्धति के द्वारा अपना मृत्यु त्याग कर दिया था। उसके बाद में ये बिंदुसार राजा बने थे। जब ये राजा बने थे उस समय यूनानी इतिहासकार ने इसे अमित्र कोटस कहा था, यानी कि शत्रुओं का नाशक करने वाला कहा था। साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। साथियों, और बिंदुसार अपने ऐसा शासक था जो आज तक कभी भी कोई युद्ध नहीं किया था, लेकिन अन्य राज्यों से वो टैक्स वगैरह वसूलता था। इसी कारण इसे वगैरह उपाधि दी गई थी। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। और जैन धर्म में इसे सिंह सेन कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके पिताजी चंद्रगुप्त ये अपने जैन धर्म से संबंधित थे और सिंह का बेटा बिंदुसार हो जाएगा, इसी कारण ये कहा जाता है। और ये वाले भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और चाणक्य बिंदुसार के दरबार के मंत्री भी थे। वेरी इंपोर्टेंट है, चाणक्य अपने ऐसे व्यक्ति है जो 2 राजाओं का समय काल देखता है, एक तो बिंदुसार और एक चंद्रगुप्त। यहीं का 2 का समय काल देखता है और इसी के दरबार में ये मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में इनके मंत्री बनते हैं, खटाटक बनते हैं। साथियों, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य की मृत्यु के बाद कौन इसका उत्तराधिकारी बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खलाटक हो जाएगा। साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है, हर लाइन और हर क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है और सलेक्शन आपका और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। सरिया के राजा एडियोकस ने मेगसनी के बदले डायमेस को अपना राजदूत बना के बिंदुसार के दरबार में भेजा था। वेरी इंपोर्टेंट है, यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कि मेगसनी का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा, तो डायमेकस हो जाएगा। और ये किसके राज के दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये कहां से आया था, तो सरिया से आया था। ये आपसे 3 क्वेश्चन बन गए हैं केवल एक लाइन से, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है, बिंदुसार ने सरिया के राजा से शराब, मीठी अंजीर और दासनी की मांग की थी, लेकिन सरिया के राजा ने यह कह दिया कि दासनी हमारे क्रय विक्रय के लिए नहीं है, मैं आपको केवल शराब और मीठी अंजीर भेजता हूं। और यही 2 ही चीजें भेजी थी, लेकिन दासनी को यह नहीं भेजा था। और ये वाली लाइन आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है, वेरी इंपोर्टेंट है। और बिंदुसार का संबंध अपने मिस्र के राजा टोलिम द्वितीय से अच्छे थे। इस कारण टोलिम द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियम को अपना राजदूत बना के भेजा था। इनके दरबार में 2 अपने राजदूत आए थे, एक में सीरिया से आए थे और अपने एक मिस्र से आए थे। वेरी इंपोर्टेंट है, ये आप चीज नोट करना। साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। और बिंदुसार के दरबार में आजीवन संप्रदाय के आचार्य पिघल वस्त्र रहते थे और इसने एक भविष्यवाणी की थी कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ही इनका राजा बनेगा। वेरी इंपोर्टेंट है,
किसने भविष्यवाणी की थी? आचार्य पिंगल वस्त ने की थी। यह कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक राजा बनेगा। यह भविष्यवाणी करने वाला कौन व्यक्ति हो जाएगा? पिंगल वस्त हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिंदुसार ने सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला का गवर्नर किसे बनाया था? सुसीम को बनाया था, जो इनका सबसे बड़ा बेटा होता है। और सम्राट अशोक को बनाया था, अवंती का राज्यपाल बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों लाइन आपसे पूछी जाती है कि सम्राट अशोक राजा बनने से पहले किस स्थान का राज्यपाल था। यह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? अवंती का ये राज्यपाल था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक को तक्षशिला का विद्रोह करने के लिए बिंदुसार ने भेजा था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार ने कौन सा विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा था। तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? तक्षशिला होना चाहिए। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय के अनुयायी थे। यहाँ पे आप चीज नोट करना, बिंदुसार के पिताजी यानी कि चंद्रगुप्त ये अपने जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे, लेकिन बिंदुसार आजीवन संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे। लेकिन इनका बेटा अशोक ये अपने बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों अलग अलग धर्म को अपनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज नोट करना। और आजीवन संप्रदाय की स्थापना मोगलीपुक गौशाला के द्वारा किया गया था। और यहीं से आपसे क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं साथियों, बिंदुसार के आधार पर। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप निश्चित रहो। यदि आपने स्क्रीनशॉट लिया है तब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यदि आप हमारी पीडीएफ ले रहे हो और भी अच्छी बात है। अब देखते हैं इसके बाद में सम्राट अशोक के बारे में देख लेते हैं, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको वही बताता हूं जो आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे समय काल पूछा जाए तो 273 ईस्वी पूर्व से लगा के 232 ईस्वी पूर्व तक ये सम्राट अशोक शासन करते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी उस समय सम्राट अशोक तक्षशिला के विद्रोह के लिए गया था। किसने भेजा था? बिंदुसार ने भेजा था। और जब इनकी मृत्यु हुई थी, जब बिंदुसार ने सुसीम को अपना राजा घोषित किया था, लेकिन राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। और 269 ईस्वी में अशोक ने मगध को जीत के अपना राज्याभिषेक किया था। और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का राज्याभिषेक कब किया गया था? तो 269 ईस्वी में किया गया था। जब अशोक स्वयं को राजा घोषित करता है, उसकी सहायता कौन करता है? राधा गुप्त करता है साथियों। और बिंदुसार अपने किसे राजा बनाना चाहता था? तो सुसीम को बनाना चाहता था। और बिंदुसार ने इसे कहाँ पे भेजा था अशोक सम्राट को? तो तक्षशिला के विद्रोह में भेजा था। जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी तब उस समय अशोक कहाँ पे था? तो तक्षशिला के विद्रोह में था। ऐसे आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों। हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। अब आपको दिमाग को दौड़ाना है कि कैसे और क्वेश्चन बन सकता है, जिससे मेरा सिलेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हो साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। अशोक के अभिलेखों में उनके शासनकाल की गणना कई वर्षों तक की है, लेकिन अपने इतिहासकार से पता चलता है कि 273 से लगा के 232 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। बौद्ध धर्म में अशोक को चंड अशोक कहा गया है, क्योंकि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके वो राजा बना था। इस कारण इसे कहा जाता चंड अशोक कहा गया। आपसे क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अशोक को क्या कहा गया है? तो चंड अशोक कहा गया है। कितने भाइयों को मारा था ऐसा वगैरह ग्रंथ कौन कहता है? तो बौद्ध धर्म कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। अशोक के अभिलेख में केवल एक ही पत्नी कारुवाड़ी का उल्लेख मिलता है, जो तीवर की माता थी साथियों। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पत्नी का उल्लेख अपने अशोक के अभिलेख में मिलता है? कारुवाकी का मिलता है। अशोक का प्रथम विवाह उज्जैनी की ब्राह्मणी की पुत्री महादेवी से हुआ था। अशोक की एक अन्य भी पत्नी थी, तैश्यर सीता का उल्लेख मिलता है। अशोक का पुराणों में नाम मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक वर्धन का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। मार्क्सी के अभिलेख में अशोक स्वयं को
बुद्ध का साक्ष्य कहता है। अशोक की पुत्री संघमित्रा और चारुमती थी और अशोक के पुत्र महेंद्र, कुणाल, तिवर, जालोक थे। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 टिल पैथर ने की थी। वेरी इंपोर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, और उसमें यह कहा कि इसका संबंध अपने श्रीलंका के राजा से भी मिलता है। ऐसा कोई हिंदू का राजा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। वेरी इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। 1837 में जेम्स पीरियस ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ध्यान रखना, यहाँ पे दो बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। खोज करने वाला अलग व्यक्ति हो जाएगा और पढ़ने वाला अलग व्यक्ति हो जाएगा साथियों। ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। और इसमें बताया गया कि मगध के राजा अशोक से इसका संबंध मिलता है और अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था और कलिंग की राजधानी तोसाली थी। और अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और इसी के कारण पे ये जानकारी मिलती है कि कलिंग का युद्ध अपने हाथियों के लिए हुआ था, जो बड़ा ही भयंकर हुआ था। और सम्राट अशोक ने केवल एक ही अपना युद्ध किया था, वह कलिंग का युद्ध किया था। 261 ईस्वी पूर्व में किया था, जिसमें सम्राट अशोक की विजय हुई थी। और इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और अगले ही वर्ष बौद्ध धर्म को अपना लिया था, वो भी अपने 260 ईस्वी पूर्व में अपनाया था। ध्यान रखना, कलिंग का युद्ध 261 में हुआ था, यानी कि ईस्वी पूर्व में हुआ था। और एक वर्ष बाद में 260 ईस्वी में अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था, वो भी अशोक ने अपना लिया था। और अशोक को बौद्ध धर्म में 7 वर्ष की जैसे शिक्षा प्रदान की थी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक को कितने वर्ष की बालक के समान वगैरह दीक्षा बौद्ध धर्म में दी गई, तो ये दी थी 7 वर्ष के बालक के समान दी गई थी। द्वि अवधान के अनुसार उपगुप्त भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की थी। वेरी इंपोर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन करने वाला साधु कौन सा हो जाएगा, तो उपगुप्त हो जाएगा। और कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। और कौन से युद्ध से प्रभावित होकर ये अपनाया था, तो ये कलिंग के युद्ध से अपनाया था। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। और सम्राट अशोक के समय 251 पूर्व में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी संगीत बैठक की गई, जिसमें अद्वैतम पीठम की रचना की गई थी। वेरी इंपोर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है। किसकी रचना की गई? अद्वैतम पीठम की रचना की गई। ये अपने तीसरी बौद्ध संगीति हो जाएगी, जिसका राजा कौन सा हो जाएगा? सम्राट अशोक हो जाएगा। जब मैंने आपको बौद्ध संगीति कराई थी, उस समय मैंने आपको सब कुछ बता दिया था और यहीं पे आपको बता रहा हूँ। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। और अशोक सम्राट का अंतिम दिन बड़े ही दीन अवस्था में गुजरा था और अपने 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो गई थी। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईस्वी में हुई थी। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के प्रजा उत्थान के कार्य का समीक्षा शिलालेखों से प्राप्त होती है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरामिक लिपि से प्राप्त होती है। यहाँ पे चीज नोट करना, यहाँ पे लिखी गई लिपि जो अपने 3 हो जाएगी और भाषा केवल एक ही थी, प्राकृत भाषा थी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, ये आपके 2 क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से याद होने चाहिए। भाषा अलग होती है, लिपि अलग होती है। अगर आपसे भाषा पूछी जाए तो प्राकृत भाषा हो जाएगी। और इसी के साथ ये अपना सम्राट अशोक का टॉपिक कवर हो गया है। अब मैं आपको इसके द्वारा जो भी अपने शिलालेख हो गए, जो भी अपने स्रोत हो गए, उसके बारे में सब कुछ अपन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, 10 लोगों को जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब अपन कल अपना अभिलेख वाला टॉपिक आ जाएगा। यदि आपको PDF चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दी है, आप डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।